नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर लाल किले से अपने भाषण में मौजूदा वक्त में देश के सामने खड़ी बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद और परिवारवाद देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश के विकास में भ्रष्टाचार और परिवारवाद दोनों ही बड़ी बाधा बन रहे हैं। इन दोनों विकृतियों का अगर समय रहते समाधान नहीं किया गया तो ये विकराल रूप ले सकती हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश को इसके खिलाफ लड़ना होगा। सरकार की कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा उस लूटे हुए धन को लौटाना भी उन्हें पड़े, और इसकी कोशिश सरकार के स्तर पर की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में जहां कई लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिन्हें अपना चोरी का माल रखने के लिए जगह नहीं मिलती, और ये स्थिति अच्छी नहीं है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने आप में लपेटे हुए है। इसके कारण देश का जो टैलेंट है, सामर्थ्य है, उसे नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद के कारण बाहर रह जाते हैं। इसी वजह से भ्रष्टाचार भी पनपता है। राजनीति में परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया है, और परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसे देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। तमाम बातें हैं जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही है, और कहा है कि इन्हीं वजहों से हमें भ्रष्टाचार से पूरी ताकत से लड़ना होगा। चुनौतियां बहुत हैं। अगर देश के सामने करोड़ों संकट हैं तो करोड़ों समाधान भी हैं। मुद्दा आपका में आज बात देश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार की समस्या की। क्या है इन दोनों समस्याओं से जुड़े अलग अलग पहलू, और कैसे भारत जैसा विशाल देश इस तरह की कुरीतियों से निजात पा सकता है? क्या है आगे की राह और इससे बाहर निकलने का रास्ता? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। सुरेंद्र नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ सुरेश चंद्रा जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर ए के वर्मा, जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, कानपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। सुरेंद्र नाथ जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बताइए कि आज़ादी के 75 साल हमने पूरे किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात की। क्या बड़ी वजह है इसकी आपकी नज़र में? बड़ी वजह, जो पहले तो समय गर्वित होना चाहिए कि इतनी बड़ी समस्या को इतने ज़ोर शोर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से उठाया। अभी तक जो हंस हंस और कानाफूसी में चलता था, उसको बड़े विनम्रता के साथ, बड़े फोर्सफुल तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संदेश दिया कि भ्रष्टाचार का अंत करना जरूरी है, और ये इसके पहले कि बहुत देर हो जाए इस पर कारगर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हमने एक बार कभी सुना था कि 85 और 15 की बात चल रही थी, माननीय प्रधानमंत्री ने उस समय भी इसको कहा था, लेकिन उसके बाद फिर जो उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए तो उसमें लगता है उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी की इमेज है, जैसा कि लोग जानते हैं कि जिस तरह से प्रण करते हैं उसको सही तरीके से कार्यान्वित भी करते हैं, तो अब लगता है कम से कम देश को विश्वास हो रहा है, हमको विश्वास हो रहा है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई निर्णायक होगी, सही सलामत होगी और सही तरीके से होगी। और जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा है कि हम भ्रष्टाचार खाली हम रुपये पैसे और अकर्मण्यता का भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। आज उन सब से लड़ने की ज़रूरत है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि भ्रष्टाचार का तो पैसा आपने वसूल कर लिया, लेकिन इसको महिमा मंडित किया जा रहा है, वो गलत है, वो तो सबसे ज़्यादा गलत है। और उन दोनों बातों पर अगर एक साथ हम चर्चा करेंगे, एक साथ हम मामले को उठाएंगे, चाहे ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर हो, चाहे नॉन ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर हो, चाहे किसी भी स्तर पर हो, इसकी लड़ाई हमारी अच्छी होगी और लड़ाई कामयाब भी होगी। अमृतकाल में इससे बढ़िया कोई संदेश ब्यूरोक्रेसी के लिए और जनता के लिए मेरे समझ से नहीं हो सकता। जी सुरेश चंद्रा जी, जैसा अभी सुरेंद्र जी ने भी कहा कि अलग अलग तरह का भ्रष्टाचार है, और जब परिवारवाद पर प्रधानमंत्री ने बात की तो कहा कि सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि दुर्भाग्य से जो राजनीति की बुराई है वो देश की सभी संस्थाओं में कहीं ना कहीं गहरा गई है। आप थोड़ा बताइए कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी नज़र में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ सरकारी तंत्र में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, और कैसे परिवारवाद और भ्रष्टाचार एक दूसरे से जुड़े हैं और इसकी पैठ कितनी गहरी है? पहले हमें ये समझाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आज आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए बुलाया है।
मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी को 15 अगस्त पे सुनने के लिए बहुत सारे लोग, और स्पेशली मैं बहुत ही गहराई से और बहुत ही ध्यान से उनके भाषण को सुनता हूँ। और हर बार मैंने ये देखा है कोई इतना सहजता से वो इतना गंभीर विषय उठाते हैं। इस बार भी उन्होंने इतना गंभीर विषय इतना अच्छे सहजता से उठाया है कि जो सराहनीय है। प्रधानमंत्री जी ने हमें 5 प्रण दिए हैं, जिनमें से विकसित देश बनाना, उसमें से फिर जितनी भी बॉन्डेज हैं उनको ख़त्म करना, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, और जेंडर इक्वालिटी को। इसको करते समय उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने देश को 25 साल में विकसित देश बनाना है। जब विकसित देश बनाना है तो उसके लिए जो चैलेंजेज हैं वो क्या हैं। उन्होंने 2 चैलेंजेस को बहुत ही बखूबी तरीके से आइडेंटिफाई किया है, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद अगर आप देखें तो ये जो भाई भतीजावाद है, ये उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं है कि मैं सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड में ही इसको देख रहा हूँ भाई भतीजावाद को या इसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये सारे इंस्टीट्यूशंस में परकोलेटेड, सारे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि बहुत ये रोज़ की डिबेट है, हमारे जितने भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें बहुत डीप रूटेड है। ये जज का बेटा, जज का भाई, जज का भतीजा, जो भी है वही जज बन पाता है। ये एक बहुत डीप रूटेड है। कई कहीं बाकी तो हमारे सारे सिस्टम में अपॉइंटमेंट्स आइदर यूपीएससी से है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से है या एग्ज़ाम्स के थ्रू होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि बहुत डीप रूटेड है, जिसमें पार्लियामेंट ने नेशनल जुडिशियल कमीशन भी बनाया, लेकिन वो भी किसी तरह से उसको भी निरस्त हो गया। मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा ये एक क्षेत्र है जिसमें भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा उसमें है, और इसको रोकने के लिए भी बड़ा मुश्किल है। जहाँ तक कि त्रिपाठी जी ने कहा है, ये जो हमारा इतना डीप रूटेड करप्शन है और सारे क्षेत्रों में है, तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना से और डीबीटी से 2 लाख करोड़ रुपए का सेविंग हुआ है जी। मतलब सेविंग मींस प्रोडक्शन। तो ये डीप रूटेड है, स्पेशली भाई भतीजावाद अगर हम इसे रोक पाए, और करप्शन तो बिकॉज ऑफ द डीबीटी और बिकॉज ऑफ द जो ट्रांजैक्शन हैं आईटी के थ्रू, उससे काफ़ी हद तक कम हुआ है। और हमारी कोशिश है और सरकार की ये बहुत बड़ी कोशिश है, और हम उसमें कामयाब भी हुए हैं लास्ट 10 साल में। ठीक है। कैसे ये तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार को रोकने में एक तरह से मैं कहूँ बड़ा हथियार साबित हो सकती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रोफेसर वर्मा, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जो सिर्फ राजनीतिक बीमारी नहीं है बल्कि एक तरह से सामाजिक बीमारी भी है, और जाहिर तौर पर इससे देश की प्रतिभा को नुकसान होता है। आप क्या मानते हैं, भारत जैसा जो देश है, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम जनसंख्या के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, वहाँ इस तरह की मैं कहूँ सोशल डिजीज का होना, सामाजिक बीमारी का होना कितना घातक है? प्रीति जी, पहली चीज़ तो ये है कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि ये इस बार प्रधानमंत्री ने इस विषय को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाया है। और इसका कारण ये है, और जो चीज़ें हैं वो तो पेरिफेरल हैं, लेकिन इसकी जो सबसे अहम बात ये है कि जो परिवारवाद है वो लोकतंत्र के प्रतिकूल होता है। और प्रतिकूल इसलिए होता है कि ये परिवारवाद, भाई भतीजावाद, ये हमको फ्यूडलिज्म की याद दिलाता है, अर्थात सामंतवादी व्यवस्था की याद दिलाता है। तो कैसे ऐसा संभव है कि किसी देश में, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं हो, चाहे वो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, उसमें अगर हम ये दृष्टिकोण
लेके चलेंगे कि भाई हमको अपने परिवार को ही उसमें आगे रखना है, तो ये तो एक प्रकार से फ्यूडल मेंटालिटी हुई, फिर ये लोकतंत्र के प्रतिकूल जाता है। तो प्रधानमंत्री ने जो मुद्दा उठाया है वो लोकतंत्र को और समीचीन बनाने के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए हमको इस मानसिकता से अपने को निकालना हो। और हमारे यहाँ जो दिक्कत है वो ये है कि हमने जो हमारी सामाजिक संरचना है, जातिवादी संरचना, परिवारवादी संरचना, हम सब लोग परिवारवादी हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब हम उसको अपने देश के आगे रखते हैं, अपने परिवार को अपने देश के आगे, देश के हितों के आगे रखते हैं, क्योंकि देखिए जब हम परिवारवाद और भाई भतीजावाद की बात करते हैं तो उसमें से बहुत सारी दिक्कतें ये आ जाती हैं कि जब भी संस्थाओं में हम परिवारवाद और भाई भतीजावाद को प्रमोट करते हैं, तो जो लोग भी भाई भतीजावाद के माध्यम से संस्थाओं में, कोई भी संस्थाओं में जाते हैं, उनमें जो अकाउंटेबिलिटी की भावना होती है वो कम होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके ऊपर कोई गॉडफादर है जो उनके किसी भी गलत सही काम को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये अपने आप में देश के जो सांगोपांग देश का जो विकास होता है उसके लिए बहुत बड़ा अवरोध है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बात को खास बात से कहा कि हम केवल राजनीतिक क्षेत्र में इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे परिदृश्य की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो आपको मैं बताऊं वो ये है कि जो ये भाई भतीजावाद या ये परिवारवाद है, वास्तव में ये करप्शन की सीढ़ी है। और उसका कारण ये है कि जब हम भाई भतीजावाद से या अपनों को अपने किसी संस्थाओं में लाते हैं, तो जब वो इनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे गलत काम पे कोई हमारा सरपरस्त है, कोई हमारा गॉडफादर है, तो वो गलत काम में लिप्त हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं। और ये जो भ्रष्टाचार है ये अंतिम सीढ़ी तक जाता है, ये नेशनल डिफेंस तक जाता है। इसलिए भाई भतीजावाद को आप हल्के में मत लीजिएगा कि केवल राजनीतिक संस्थाओं के लिए खतरा है, ये पूरे देश की विकास के लिए और पूरे देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री ने इस विषय को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाया। जी सुरेन जी, जैसा प्रोफेसर वर्मा ने भी कहा कि अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर हम परिवारवाद को लेकर अगर बात करें तो एक मन में ये सवाल भी है, उन्होंने सिनेमा का जिक्र किया। अब हम बात करते हैं कि क्यों डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनता है, क्यों एक राजनेता का बेटा राजनेता ही होगा। अगर राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से बात करें तो क्या सुरेन जी राजनीतिक परिवारवाद के भी अलग अलग रूप हैं? जैसे एक परिवार से कई लोग जनता के बीच जाएं, जनता उन्हें चुनकर भेजे, ये एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू है कि परिवार के लोग उस पार्टी के अध्यक्ष बने, ट्रेजरर बने, पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल हों, अगर पिता नहीं अध्यक्ष बन पा रहा है तो बेटा अध्यक्ष बने। तो ये वंशवाद का एक रूप है। तो क्या परिवारवाद के भी दो रूप है, एक अच्छा एक बुरा? देखिए, बात के दो रूप जरूर होते हैं, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा हमारी थी और स्वकुटुंब की धारणा नहीं थी। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं वर्मा जी से इस बात पर सहमत हूँ कि जिस तरह से कोई भी अगर हम किसी को जानते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, या हमारी कम्युनिटी का हो, या हमारे धर्म का हो, या हमारे जान पहचान का हो, अगर हम किसी भी रूप में प्रमोट करते हैं अदर देन ऑन मेरिट, तो इवन दिस इज ऑल्सो एन अनएथिकल बिहेवियर और करप्ट बिहेवियर में आना चाहिए। कारण जिस दिन हमारा कोई गॉडफादर हो जाता है उस दिन से हम नियम के अनुसार नहीं, रूल बाय लॉ चलते हैं, रूल ऑफ लॉ उसमें कंप्रोमाइज होता है। और दूसरी बात जो भ्रष्टाचार की बात वर्मा जी ने उठाई या सुरेश जी ने उठाई, उसमें मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास सरकार ने किए हैं, जिसमें डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव हैं, डीबीटी की बात, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात चली है, और जो सबसे बड़ा जो युगांतकारी परिवर्तन वर्तमान सरकार ने लाया है वो सैचुरेशन अप्रोच, जिसको बोलते हैं 100% बेनिफिट देना। मान लीजिए एक गांव में 100 लोग हैं जो बेघर हैं, उसमें से 40 लोगों को घर देना है, तो लोग जो पहले जाता था 40 वाले से 40 से लोग कुछ न कुछ करप्शन करके कुछ न कुछ पैसे बना लेते थे। आज जब 100 में 100 को मिलना है और 100 को इसी साल या अगले 2 साल में मिलना है, तो कोई गलत रास्ते पर शायद नहीं जाए। तो सैचुरेशन अप्रोच, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अप्रोच और टेक्नोलॉजी का खूब सदुपयोग, इससे हमने दोनों चीज़ों का रास्ता ठीक किया। एक तो करप्शन मुक्त प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, और ऐसा शासन हो जिसमें जनता की छवि दिखे, जनता उसे सम्मान दे, रिस्पेक्ट करे। इसीलिए हम चाहते हैं कि नैतिक भारत भी उतना ही जरूरी जितना कि डिजिटल इंडिया का कैंपेन। और शायद इस आह्वान के बाद भारत में एक नई डिमांड जरूर उठेगी कि लोग नैतिकता का भी परिचय दें, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर की हो।
बट ठीक मैं परिवारवाद की वजह से मेरा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। सुरेश जी, आपने कहा जुडिशियल सिस्टम में भी जो भ्रष्टाचार की और मैं कहूँ परिवारवाद की जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं, और इस बारे में 10 दिसंबर 2021 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा था कि भ्रष्टाचार उतना ही पुराना है जितना समाज, और भ्रष्टाचार जीवन का एक अंग बन गया है और न्यायाधीश भी स्वर्ग से नहीं आते। ये उनका कोट है, ये बात उन्होंने कही थी। तो जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि जुडिशियल सिस्टम में भी जो इसकी गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है। आखिर इसे दूर कैसे किया जाए? क्योंकि अगर अलग अलग दृष्टिकोण से बात करें तो न्यायिक भ्रष्टाचार के भी 3 आयाम हम समझ सकते हैं। एक तो राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया, रिश्वतखोरी हो गई, और साथ ही न्यायिक मूल्यों में जो लगातार गिरावट आ रही है वो, क्योंकि आम जनता भी कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहेगी तो वो न्यायालय की तरफ रुख करेगी, वो चाहेगी कि उसे अपने मामलों में न्याय मिले। लेकिन अगर वहीं सिस्टम इस तरह का रहेगा तो हम समझ सकते हैं कि फिर तो ये कहीं ना कहीं लूप बन जाएगा और इससे हम बाहर नहीं आ पाएंगे। तो क्या इसकी बड़ी वजहें हैं और कैसे इससे बाहर आया जा सकता है? देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात बहुत हुई है और बहुत बार हुई है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी डिबेट हुआ और पार्लियामेंट ने नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल पास किया, एक्ट पास किया। दैट वाज आल्सो, वो भी स्टक डाउन हो गया। तो और ये जो अपॉइंटमेंट इन जुडिशियल सर्विसेज है ये बहुत हाई लेवल का है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लोअर लेवल पे जहाँ तक है वहाँ इस तरह का कोई करप्शन, इस तरह का कोई परिवारवाद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम है और ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन वहाँ न्याय जल्द मिले ये चुनौती है। हाँ, वहाँ पर न्याय जल्द मिले वो एक चुनौती है, और फिर थोड़ा और भी बहुत सारे इसमें कमियां हैं। लेकिन मैं बिफोर आई कंक्लूड दैट मैं ये कहूँगा कि वर्मा जी ने जो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज उठाए हैं कि ये जो परिवारवाद है ये अनडेमोक्रेटिक है। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कहा, उन्होंने कहा कि जब परिवारवाद में या इस तरह का भाई भतीजावाद होता है तो उसमें एक तो टैलेंट हमारा वेस्ट होता है, टैलेंट हमारा बिल्कुल ऐसे ग्लूमी हो जाता है कि भाई मेरा तो अपॉइंटमेंट होगा नहीं। दूसरी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं सीमित हो जाती हैं। तीसरी चीज़ है कि ये जो परिवारवाद और करप्शन है ये सारे इंस्टीट्यूशंस में हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जैसे कि बिजनेस में भी, और दूसरी जगह भी एक मेंटेलिटी को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और ये अपील की है कि आप उन लोगों को हीरो मत बनाइए। होता ये है कि जो लोग करप्ट हैं, जो लोग इन टेंडेंसीज में लिप्त हैं, फिर भी उनको हीरो बनाया जाता है। ये जब तक नहीं होगा, जब तक शायद हम इस करप्शन को कम नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो जुडिशियल जो हमारा करप्शन है, हमारे यहाँ एक नियम है, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। उस एक एस्पेक्ट होता है कि कोई आदमी अपने ही केस में, अपने ही उसमें जज नहीं हो सकता। जहाँ तक जिस तरह से जैसे सिक्योरिटी ऑफ द रेलवेज होती है जी, सिक्योरिटी ऑफ द रेलवेज सिविल एविएशन के अंदर देखते हैं, और इसी तरह से जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका जो कंट्रोल है ना वो कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो जुडिशरी में एक जज अपॉइंट से जज, ये एक बहुत बड़ा एक विसंगति है, और इससे सभी लोग एक आमराय हैं, फिर भी हम उसे दूर नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक आपने एक सुझाव का और उसका एक सॉल्यूशन की बात कही थी, एक तो सॉल्यूशन नेशनल जुडिशियल कमीशन है, वो चलिए वो दैट हैज़ बीन स्टक डाउन। एक दूसरा सॉल्यूशन मेरे जहन में आता है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो एलिवेशन होता है जजेस का हाई कोर्ट में, वो होता है 66.3% होता है डायरेक्ट बार टू बेंच, और 1/3 होता है
थ्रू दी अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल जी। ऑफिसर्स। अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो शायद उससे कुछ सुधार हो सकता है। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर वर्मा, जैसे अभी सुरेंद्र जी ने भी कहा कि नैतिकता का परिचय जाहिर तौर पर देना होगा, और जब प्रधानमंत्री ने बात कही है तो उन्होंने कहा है कि जो जनता है वो साथ दे इसके खिलाफ लड़ाई में, और जाहिर तौर पर उसमें नैतिक मूल्यों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। इस मामले में अगर मैं राजनीतिक परिवारवाद और साथ ही करप्शन की भी बात करूं तो करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2021 में 180 देशों की लिस्ट में भारत को 85वां स्थान मिला था। और इसमें अगर हम देखें तो जो सॉन्ग जिस देश को मिलते हैं वो सबसे अच्छा माना जाता है, स्वच्छ माना जाता है भ्रष्टाचार की दृष्टि से, लेकिन इसमें भारत को 85th रैंक मिली। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे जैसे जो देश हैं यहाँ टॉप पर हैं, यानी वो स्वच्छ देश हैं, वहाँ भ्रष्टाचार बेहद कम है। जब हम इस तरह से बाकी देशों से तुलना करते हैं अपने देश की, कैसे नैतिक मूल्य एक तरह से जगाए जाएं लोगों में, कैसे अगर हर व्यक्ति साथ हो तो इसके खिलाफ लड़ाई और आसान हो जाती है? मैं आपके नज़रिए से समझना चाहूंगी कि सामाजिक स्तर पर यह बदलाव लाने के पीछे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, ये आपने ये बहुत ही अच्छा और अहम सवाल पूछा। मुझे लगता है पूरा देश इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए संभवतः चिंतित होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसी भी कंट्री के जो पैरामीटर्स हैं उसको इंडेक्स करने के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सोशल उसका वैल्यू अलग है, इकोनॉमिक कंडीशंस अलग हैं, कल्चरल वैल्यूज अलग हैं। तो मैं इसको बहुत तवज्जो नहीं देता हूँ कि हमारे देश को कौन सी रैंक मिली है। मेन चीज ये है, देखिए, कि करप्शन एक तो हमारे सोशल लाइफ में है और एक हमारे पब्लिक लाइफ में है। तो पब्लिक लाइफ जैसे ब्यूरोक्रेसी है या जुडिशरी है और इस प्रकार की जो चीजें हैं आपने बताया। देखिए, कौटिल्य हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है और उसने एक बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं। उसने कहा है कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की जबान पे शहद लगा दिया जाए तो वो उसको थोड़ी देर तक होल्ड करेगा, फिर चाटे बिना मान नहीं सकता है। या जिस प्रकार से मछली पानी में रहती है वो पानी को पिए बिना उसी से उसको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से वो महकमा, सरकारी महकमा जिसके हाथों से सरकार का बहुत बड़ा पैसा, क्योंकि सारा का पैसा कोई प्रधानमंत्री और मंत्री तो खर्च करेंगे नहीं, करेगी तो वो वही उसकी ब्यूरोक्रेसी करती, तो उनके हाथों से जो पैसा निकलता है उस पैसे का वो रसास्वादन किए बिना तो देखिए मानेंगे नहीं। तो 100% तो आप कभी ये सोच के मत चलिएगा कि आपका जो है देश एकदम जीरो करप्शन से, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे है। तो वो तो मुझे लगता है कि वो एक हमें अपना लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें इस प्रकार का कोई चीज करने की आवश्यकता है। लेकिन जो जो सवाल ये है कि अगर मिनिमम भ्रष्टाचार हो, दाल में नमक के बराबर हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये कंट्रोल कैसे करना है? तो देखिए, कोई भी आप उपाय कर लें, जैसा कि हमारे मित्र सुरेश चंद्र जी कह रहे थे कि भाई हम लॉ बना सकते हैं, नेशनल जुडिशियल कमीशन बना सकते हैं, आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन जब तक यहाँ हमारे दिमाग में भ्रष्टाचार का कीड़ा बना रहेगा तब तक हम सारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को ब्रेक करके हम भ्रष्टाचार करेंगे। और भ्रष्टाचार हम न कर सकें, इसके लिए हमको एक गैर भ्रष्टाचारी मानसिकता पैदा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो दादियाँ और नानियाँ उनसे ये कहती हैं कि मेरा बेटा बड़ा बनेगा, दादी और नानी को मोटर में घुमाएगा, बंगला गाएगा, पर उसको कभी ये नहीं कहती कि बेटा तुम एक अच्छा नागरिक बन के हमको दिखाना, बेटा तुम एक अच्छा सिटीजन हमको बन के दिखाना। ये हम लोग अपने देश में बच्चों को नहीं सिखाते हैं। हम उनको शुरू से गलत संस्कार देते हैं कि हमको पैसा चाहिए साहब, पैसे से हम उसको, बच्चे को आंकते हैं कि पैसे अगर ज्यादा कमाएगा तो वो बड़ा अच्छा इंसान है। मैं समझता हूँ कि पैसे वाला इंसान कभी अच्छा इंसान हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छा इंसान तो अच्छा इंसान होता है, उसमें अच्छे वैल्यूज होने चाहिए। और वो जो वैल्यूज हैं हमको अपने माँ बाप को ठीक करना पड़ेगा। इसके पहले कि हमारी फसल ठीक हो, हमें अपने बीज को ठीक करना पड़ेगा, माँ बाप को ठीक करना पड़ेगा, शिक्षक को ठीक करना पड़ेगा, सोसाइटी को ठीक करना पड़ेगा। और इसको ठीक करने का अगर कोई साधन है और केवल साधन है, दैट इज द प्राइमरी एजुकेशन। वहां जब हम अच्छे संस्कार डालेंगे लोगों में, वहां जब अच्छे बीज डालेंगे बच्चों में कि भाई हमको पैसे के बारे में नहीं हर समय सोचना है, पैसे से सुख और पैसे से सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान मिलता है एक अच्छे व्यक्ति को, हमेशा एक सम्मान मिलता है, दूसरों के लिए जीने मरने के लिए सम्मान मिलता है, समाज के लिए कुछ करने को सम्मान मिलता है, देश के लिए समर्पित होने को सम्मान मिलता है। सम्मान ये आप अच्छे नागरिक हैं। जब इस प्रकार के हम संस्कार देंगे और अच्छी शिक्षा देंगे, तब मुझे लगता है कि शायद
ये जो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का जो हमारे अंदर भूत बैठा हुआ है ना, कि हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, हाँ, अपने को पैसे जी। कमाएं, 7 पुश्तों के लिए हम पैसे पैदा, ये सब धीरे धीरे खत्म होने वाली चीजें हैं। बहुत जल्दी नहीं खत्म होगा, लेकिन है। अगर इस पे कोई पॉलिसी डिसीजन लेना हो तो मैं यही कहूंगा कि हमको अपनी बीज को ठीक करना है, और उसका इंस्ट्रूमेंट जो है एजुकेशन है, दैट टू प्राइमरी। जी, सुरेंद्र जी, जाहिर है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम होगा, और जब जनता अपना अधिकार का इस्तेमाल सही तरीके से करेगी तो जो राजनीतिक परिदृश्य है वो भी चेंज होगा। तो ये जो बातें इस बार हुई हैं, आपने कहा आप सभी मेहमान ये मानते हैं कि ये मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से सामने आया है, तो मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूंगी। तो माने आगामी चुनाव जो भी होंगे उसमें ये बड़ा मुद्दा होगा जिस पर बातें होंगी और जनता के जहन में रहेगा? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी कोई आह्वान लाल किले से करते हैं तो उसका दूरगामी असर तो पड़ता है, और इस बार नहीं पड़ेगा कह नहीं सकते, बल्कि और अच्छा पड़ेगा। किसी कवि ने लिखा है, मैं कोट करना चाहूँगा, पाखंडी रहें छाँव माँ, घामे बैठी हम, जलपान करें पटवारी, भुगतान करी हम, अब ना होई। जिस दिन जनता जाग जाएगी, ये जो छोटे मोटे रिटेल लेवल करप्शन है जो फील्ड में होते हैं, वो तो कम से कम रुक सकते हैं, बड़े आसानी से रुक सकते हैं। हाँ, महिमा मंडन अगर रुक जाए, कारण करप्शन में या भ्रष्टाचार में सरकार, समाज और बाजार तीनों दोषी हैं। ऐसा नहीं कि एक पक्ष है, सरकार चेंज करती है, सरकार उसको करप्ट साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन होता है, सीबीआई है, ईडी है, बहुत सारे अनुष्ठान है, विजिलेंस है, सब लोग घेरते हैं कि कम से कम ब्यूरोक्रेट उस तरह करप्शन ना कर पाएँ। लेकिन करने के बाद जो लोग, उनकी भ्रष्टाचार अर्जित संपत्ति होती है, उस पर जो रहने वाले, प्रफुल्लित होने वाले या जो फलने फूलने वाले लोग हैं, अगर उन पर सरकार की या समाज की कुदिष्ट नहीं पड़ेगी तो ये तो सब भ्रष्टाचार तो लगेगा कि बहुत काबिल इंसान है जी, सुरेंद्र तो सब कुछ कर सकता है। जी, समय ये पूरा हो गया। सुरेंद्र जी आपका, सुरेश चंद्रा जी आपका, प्रोफेसर ए.के. वर्मा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और मुद्दा आपका में भाग लेने के लिए। जाहिर है भारत जैसे देश में ये दोनों ही समस्याएं बहुत बड़ी हैं और व्यापक हैं, और इन चुनौतियों से निपटना सभी के सहयोग के बिना नामुमकिन है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने बेशक राजनीति के साथ ही दूसरे क्षेत्रों में जारी परिवारवाद पर निशाना साधा, लेकिन ये सच है कि जब तक राजनीति से इस बुराई को दूर नहीं किया जाएगा, समाज के अन्य क्षेत्रों से इसे दूर करना आसान नहीं होगा। हिंदुस्तान की राजनीति का शुद्धिकरण, सभी संस्थाओं के लिए शुद्धिकरण के लिए सिर्फ योग्यता के आधार पर देश को बढ़ना होगा, ताकि दुनिया में मेरिट और अच्छा काम ही हमारे देश की पहचान बने। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।